आज हम आपको राजस्थान जयपुर में हुए एक ऐसे हत्याकांड की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसमें एक लड़के को डेटिंग ऐप पर जाना भारी पड़ गया और उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। एक लड़की जिसने हजारों लड़कों को ब्लैकमेल करके करोड़ों रुपए कमाए और उनसे अपने शौक पूरे किए। वह लड़की कॉलेज की भोली वाली लड़कियों को पैसों का लालच देकर धंधे में उतार देती और उनसे भी पैसे कमाती। नमस्कार, मैं हूं मिस्टर नंदलाल और आप देख रहे हैं द स्टोरी टीवी। आज हम बात करने वाले हैं प्रिया सेठ हत्याकांड के बारे में। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। यह कहानी शुरू होती है 3 मई 2018 की शाम को जयपुर के जोटवाड़ा इलाके से। पुलिस वालों को उस इलाके में एक लाश मिलती है। पुलिस वाले उस लाश को लेकर जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल में चले जाते हैं। उस लाश का चेहरा इतनी बुरी तरह बिगाड़ा हुआ था कि उस लाश की पहचान करना भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। लेकिन अब पुलिस वालों के सामने यह समस्या खड़ी हो गई कि इस लाश की पहचान कैसे करें। इसीलिए पुलिस वालों ने अपना दिमाग दौड़ाना शुरू किया और आसपास के सभी पुलिस स्टेशनों से यह जानकारी मंगवाई कि हाल ही में कोई मिसिंग रिपोर्ट दर्ज हुई है या नहीं। कुछ ही देर में जोटवाड़ा पुलिस के पास एक ऐसी रिपोर्ट की जानकारी आ गई जिसकी कदकाठी बिल्कुल उस लाश से मैच कर रही थी और वह मिसिंग रिपोर्ट थी दुष्यंत शर्मा की। इसीलिए पुलिस वालों ने दुष्यंत शर्मा के पिता रामेश्वर के पास कॉल किया और उसे एसएमएस हॉस्पिटल आने को कहा। रामेश्वर शर्मा पुलिस वालों की यह बात सुनकर तुरंत हॉस्पिटल की तरफ भागते हैं। हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद पुलिस वालों ने उनको एक बॉडी दिखाई। उस बॉडी के आसपास मिली चीजें भी दिखाई। वह सब चीजें देखकर रामेश्वर शर्मा वहीं पर फूट फूट कर रोना शुरू कर देते हैं क्योंकि वह बॉडी उनके ही बेटे की थी। अब पुलिस वालों ने उस बॉडी की पहचान तो कर ली थी और जो बातें दुष्यंत के पिता ने बताई वह बातें सुनकर सभी चौकन्ने हो गई। दरअसल दुष्यंत शर्मा एक माइनिंग कंपनी में काम करता था। उसकी साल 2015 में शादी भी हो चुकी थी और उसका एक 1.5 साल का बच्चा भी था। 2 मई 2018 की शाम को दुष्यंत शर्मा अपने घर से पूरी तरह तैयार होकर और अपने पिता की अल्टो कार लेकर निकलता है। वह जाने से पहले अपने घर वालों को बताता है कि उसे एक जरूरी काम है और वह 2 से 3 घंटे में वापस लौट आएगा। यह सब बताकर वह अपने घर से निकल जाता है। जब रात 9 बजे तक भी दुष्यंत शर्मा अपने घर नहीं लौटता तो उसके पिता उसे कॉल करते हैं, लेकिन यह कॉल दुष्यंत शर्मा ने कट कर दिया। दुष्यंत के पिता ने सोचा कि शायद वह किसी काम में फंसा होगा, इसीलिए उन्होंने उसको फिर से कॉल नहीं किया। रात 10:30 बजे के करीब दुष्यंत शर्मा की पत्नी बिट्टू शर्मा ने उसे कॉल किया। यह कॉल दुष्यंत शर्मा ने रिसीव कर लिया और उसने अपनी पत्नी को बताया कि हमारी कंपनी के एक ट्रक को पुलिस ने पकड़ लिया है, इसीलिए मुझे आने में देर हो रही है, और फोन रख दिया। इसके कुछ समय बाद ही दुष्यंत का फोन स्विच ऑफ हो जाता है। अगले दिन यानी 3 मई 2018 की सुबह तक भी वह घर नहीं लौटता और उसका फोन भी लगातार ऑफ ही आ रहा था। इसीलिए दुष्यंत के घर वालों ने उसे ढूंढना शुरू कर दिया। उसके दोस्तों से कांटेक्ट किया गया, लेकिन किसी को भी दुष्यंत के बारे में कुछ भी नहीं पता था। कुछ अनहोनी ना हो जाए इसीलिए उसके पिता पुलिस के पास भी चले जाते हैं और उसकी मिसिंग रिपोर्ट लिखवा देते हैं। मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने के बाद भी दुष्यंत के पिता उसे अपनी तरफ से ढूंढने की कोशिश करते रहते हैं। सुबह 10 बजे के करीब दुष्यंत के पिता के पास दुष्यंत के फोन से एक फोन आता है। जब वह उस फोन को रिसीव करते हैं तो दूसरी तरफ से दुष्यंत उनको कहता है कि यह लोग मुझे मार देंगे, नहीं तो मेरे अकाउंट में 10 लाख रुपए डाल दो। इससे पहले कि दुष्यंत और कुछ कहता उससे फोन छीन लिया जाता है और दूसरी तरफ से एक लड़की दुष्यंत के पिता से बात करती है। वह उनसे कहती है कि तुम्हारे पास सिर्फ 20 मिनट का समय है, 10 लाख रुपए अकाउंट में डाल दो, नहीं तो मैं इसको मार दूंगी। दुष्यंत के पिता उस लड़की से कहते हैं कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मैं आपको सिर्फ 3 लाख रुपए दे सकता हूँ। वह लड़की फिर से उनसे कहती है कि तुम्हारे पास सिर्फ 20 मिनट का समय है और फोन कट कर देती है। उसके पिता तुरंत बैंक में जाते हैं और 12 बजे के करीब यानी 2 घंटे के अंदर उन्होंने 3 लाख रुपए दुष्यंत के अकाउंट में ट्रांसफर करवा दिए और फिर बैंक की रसीद भी उन्होंने दुष्यंत के व्हाट्सएप पर भेज दी। उसके बाद फिर से उन्होंने दुष्यंत के फोन पर फोन किया, लेकिन वह फोन नहीं उठाया जाता। जब यह बात पुलिस को पता चलती है तो पुलिस वाले दुष्यंत के फोन को ट्रैक करना शुरू कर देते हैं और उसके पिता के अल्टो गाड़ी का नंबर भी सभी पुलिस स्टेशनों में पहुंचा दिया जाता है। पुलिस वालों को एक कामयाबी मिलती है और दुष्यंत का फोन ट्रैक हो जाता है। उसके फोन की लोकेशन गांधीनगर रेलवे स्टेशन के आसपास ही आ रही थी। यह सब देखकर पुलिस वालों की एक टीम गांधीनगर रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाती है। उस स्टेशन के बाहर एक अल्टो गाड़ी में 3 लोग बैठे हुए थे। उन तीनों में एक लड़की और 2 लड़के थे। पुलिस वालों को उन पर शक हो जाता है और पुलिस वालों ने उनसे पूछताछ करना शुरू कर दिया। वह लोग पुलिस वालों को देखकर डरे हुए थे। जब उस गाड़ी की जांच की जाती है तो वह गाड़ी दुष्यंत के पिता की ही निकलती है। वह लोग उस गाड़ी का नंबर प्लेट बदलकर उस गाड़ी को चला रहे थे। पुलिस वाले उनको उठाकर जोटवाड़ा पुलिस स्टेशन में ले आते हैं और उनसे पूछताछ करना शुरू कर देते हैं। उस
पूछताछ में पता चलता है कि उस लड़की का नाम प्रिया सेठ है और उन दोनों लड़कों का नाम दीक्षांत कामरा और लक्ष्य वालिया था। वह तीनों पुलिस वालों को एक घर में लेकर जाती हैं, जिस घर में चारों तरफ खून ही खून फैला हुआ था। उस खून को देखकर पुलिस वालों को सारा मामला समझ में आ जाता है और फिर वह अपनी पूरी कहानी सुनाते हैं। इससे आगे की कहानी जानने के बाद आप हैरान हो जाएंगे और आजकल होने वाले सभी स्कैम से भी सावधान हो जाएंगे। प्रिया सेठ का जन्म राजस्थान के पाली जिले के फालना नामक एक छोटे से शहर में हुआ। वह एक शिक्षित परिवार से आती थी। उसके पिता एक लेक्चरर थे, दादाजी एक स्कूल में प्रिंसिपल थे और उसकी माँ भी एक स्कूल में टीचर थी। यानी प्रिया का परिवार एक बेहद पढ़ा लिखा परिवार था। प्रिया सेठ भी पढ़ाई लिखाई में कुछ कम नहीं थी। उसको अपने 10th में 82% मार्क्स मिले और 12th में 78%। यह सब देखकर प्रिया सेठ के घर वालों ने प्रिया को जयपुर में पढ़ाने का सोचा। वह लोग सोच रहे थे कि उनकी बेटी बड़ी होकर उनका नाम रोशन कर देगी, लेकिन शायद उनको इस बात का अंदाजा नहीं था कि उनकी बेटी बड़ी होकर 1000 से ज्यादा लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करेगी। प्रिया सेठ के घर वालों ने प्रिया का एडमिशन जयपुर की एक कॉलेज में करवा दिया और प्रिया अब जयपुर में आकर रहने लगी। वह जयपुर की चमक दमक देखकर उसमें खोने लगी। उसको समझ में आया कि असली जिंदगी तो यह है, लेकिन वह जिंदगी जीने के लिए प्रिया को लाखों रुपए की जरूरत पड़ने वाली थी। प्रिया को उसके घर वाले हर महीने 20,000 रुपए भेज दिया करते थे। उसी में प्रिया को अपना रूम रेंट, खाना खर्चा सब कुछ करना पड़ता था। देखा जाए तो 20,000 रुपए कम नहीं होते, लेकिन प्रिया के शौक अब इतने बड़े हो चुके थे कि उसके लिए 20,000 रुपए कम ही थे। और अपने बड़े शौक को पूरा करने के लिए प्रिया ने एक जॉब ढूंढना शुरू कर दिया। उसको एक न्यूज़पेपर में एक जॉब का आर्टिकल दिखाई दिया। उसने उस आर्टिकल में दिए गए नंबर पर कॉल किया तो उसको पता चलता है कि यह नंबर एक ऐसी एजेंसी का है जो लड़कियों का धंधा करती है। उस एजेंसी वाले ने प्रिया को कहा कि अगर तुम कॉलेज की खूबसूरत लड़कियों को हमारे पास लेकर आओगी तो तुम्हें हमारी तरफ से मोटा पैसा मिलेगा। प्रिया ने पहले तो यह काम करने से साफ साफ इनकार कर दिया, लेकिन वह अब तक पैसों के लालच में इतनी ज्यादा अंधी हो चुकी थी कि उसने इस धंधे में आने का मन बना लिया और उस एजेंसी के साथ काम करने के लिए हाँ कर दिया। अब वह अपने कॉलेज की सीधी सादी भोली भाली लड़कियों को उस धंधे में लाना शुरू कर देती है और इस काम से उसको अच्छे पैसे मिलना शुरू हो जाते हैं। कुछ महीने में प्रिया को इस धंधे के बारे में पूरी जानकारी मिल जाती है कि इस काम को कैसे किया जाता है और इसीलिए कुछ समय तक उसने उस एजेंसी के साथ काम करने के बाद अपनी खुद की वेबसाइट लॉन्च कर दी। यह वेबसाइट किस प्रकार की थी आप इसका अंदाजा बखूबी लगा सकते हैं। वह इस वेबसाइट पर लड़की प्रोवाइड करवाती थी, लेकिन वह इस वेबसाइट की तरफ से आने वाले सभी कस्टमरों के साथ स्कैम करना शुरू कर देती है। दरअसल जब भी कोई कस्टमर प्रिया को उस वेबसाइट के थ्रू कॉल करता तो प्रिया उनको कुछ लड़कियों की फोटो भेज देती और उन फोटो में कुछ फोटो प्रिया की भी होती। उन सभी फोटोज में सभी लड़कियां प्रिया से कम खूबसूरत दिखने वाली ही थी, इसीलिए कस्टमर ज्यादातर प्रिया को ही सिलेक्ट करते। उसके बाद प्रिया उस फोटो में दिखने वाली लड़की की कीमत 15 से 20,000 रुपए लगा देती और जब सारी बातें फिक्स हो जाती तो वह उनसे मिलने चली जाती। कुछ समय उनको अपनी बातों में फंसाती और फिर सारा पैसा एडवांस में ही ले लेती। फिर प्रिया उनको कहती कि वह यह पैसा अपने ड्राइवर के पास गाड़ी में रख कर आती है और जब वह पैसे रखने आती तो वह उस कार में बैठकर वहां से फरार हो जाती। यह सभी बातें प्रिया ने एक इंटरव्यू में बताई कि जब भी किसी कस्टमर के साथ स्कैम हो जाता तो वह पुलिस के पास डर से नहीं जाते, क्योंकि उनको भी अपनी इज्जत का डर होता था। प्रिया ने ऐसे कर करके 1000 से भी ज्यादा लोगों को चूना लगा दिया। इससे प्रिया के पास बहुत सारे पैसे आ जाते और अब वह 50-50 हजार रुपए के ब्रांडेड कपड़े पहनती। उसकी सैंडल्स की कीमत 35,000 रुपए तक होती, यानी वह उन पैसों से अपने सारे शौक पूरा कर रही थी। लेकिन एक दिन प्रिया पुलिस के हाथों चढ़ गई। दरअसल प्रिया ने एक क्लाइंट से बातचीत की और उससे मिलने एक होटल में चली गई और उससे भी वही नाटक किया कि मैं यह पैसे अपनी गाड़ी में रख कर आती हूँ और वहाँ से फरार हो गई। लेकिन वह कस्टमर बिल्कुल बेखौफ था, शायद थोड़ा सनकी भी। उसने प्रिया की कंप्लेंट पुलिस में कर दी। पुलिस ने प्रिया को उठा लिया और जेल में बंद कर दिया। लेकिन कुछ महीने बाद ही प्रिया जेल से बाहर आ गई। जेल से बाहर आने के बाद भी प्रिया सुधरी नहीं और वही काम फिर से करना शुरू कर देती है। साल 2014 में प्रिया ने एक एटीएम को गैस कटर से काटने की कोशिश की, लेकिन वह इस बार भी मौके से ही पकड़ी गई और उसे फिर से जेल में डाल दिया गया। फिर से कुछ महीने जेल में रहने के बाद वह रिहा हो गई और अब उसने अपने काम को और किसी तरीके से करने का सोचा। उसकी नजर एक डेटिंग ऐप टिंडर पर आई और उसको समझ में आ गया कि अब उसको आगे क्या करना है। प्रिया ने उस ऐप पर अपनी एक प्रोफाइल
बना ली और बकरों को फंसाना शुरू कर दिया। वह टिंडर के थ्रू अमीर घर के लड़कों को फंसाती, उनके साथ प्यार का झूठा नाटक करती। उन लोगों के साथ वह घंटों घंटों तक फोन पर बातें करती। जब उन लड़कों को प्रिया पर पूरा भरोसा हो जाता तो वह उनसे मिलने एक होटल रूम में चली जाती और उनके साथ अश्लील तरीके से फोटो खिंचवाकर अपने फोन में रख लेती। उसके बाद शुरू होता प्रिया का गंदा खेल। वह उन लड़कों को वह फोटो दिखाकर ब्लैकमेल करना शुरू कर देती और कहती कि अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं तुम्हारी यह फोटो सोशल मीडिया पर वायरल कर दूंगी। वह लोग प्रिया का यह चेहरा देखकर घबरा जाते और फिर प्रिया उनसे अच्छे खासे पैसे वसूलती। वह लड़के अपनी बदनामी के डर से चुपचाप रहते और उसको पैसे भी देते रहते। प्रिया ने एक बार एक बैंक मैनेजर को भी अपने प्यार के जाल में फंसाया और कुछ महीने उसके साथ लिव इन में रहने के बाद उसको भी ब्लैकमेल करना शुरू कर देती है कि अगर तुमने मुझे 10 लाख रुपए नहीं दिए तो मैं तुम्हारे खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगी कि तुमने मेरे साथ रेप किया है। लेकिन वह बैंक मैनेजर काफी ज्यादा समझदार निकला और उसने पहले ही पुलिस को यह बात बता दी। पुलिस ने सारे सबूतों के साथ प्रिया को फिर से पकड़ लिया और जेल में डाल दिया। फिर से कुछ महीने जेल में रहने के बाद प्रिया जेल से बाहर आ गई। अब प्रिया के लिए जेल जाना ऐसा हो गया जैसे कि काम से छुट्टी लेकर अपने घर पर आना। जेल से बाहर आते ही फिर से प्रिया ने नए बकरे फंसाना शुरू कर दिया और टिंडर पर अपनी प्रोफाइल एक्टिव कर दी। अब टिंडर पर प्रिया की मुलाकात दीक्षांत कामरा से हुई। दीक्षांत कामरा मुंबई का रहने वाला था, पेशे से एक मॉडल और ऊपर से एक अमीर खानदान का लड़का। प्रिया ने उसे भी अपने प्यार के जाल में फंसा लिया। दीक्षांत कामरा प्रिया के पीछे पीछे मुंबई से जयपुर आ गया और यहीं पर एक सोसाइटी में एक अपार्टमेंट किराए पर ले लिया और दोनों लिव इन में रहना शुरू कर देते हैं। उस सोसाइटी में दोनों ने अपने आप को पति पत्नी बताया। उसी सोसाइटी के पास दीक्षांत कामरा का एक दोस्त लक्ष्य वालिया भी रहा करता था और वह अक्सर दीक्षांत से मिलने उसके अपार्टमेंट पर आता रहता। प्रिया ने आज तक हजारों लड़कों को अपने प्यार के जाल में फंसाया था, लेकिन इस बार वह खुद ही दीक्षांत कामरा के प्यार में पड़ चुकी थी। लेकिन कुछ दिन बाद उसको पता चलता है कि दीक्षांत कामरा एक अमीर घर का लड़का जरूर है, लेकिन इस वक्त उसके ऊपर 25 लाख रुपए का कर्जा है। यह जानकर प्रिया दीक्षांत कामरा से कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं पैसों का जुगाड़ करती हूँ। फिर वह फिर से टिंडर पर एक शिकार ढूंढना शुरू कर देती है और टिंडर पर उसकी मुलाकात विवान कोहली से होती है, जो कि दिल्ली के एक अमीर घराने से ताल्लुकात रखता था। साथ ही उसके नाम करोड़ों की संपत्ति भी थी। यह शिकार प्रिया के लिए एकदम परफेक्ट शिकार था, लेकिन यहाँ हकीकत में कोई भी विवान कोहली था ही नहीं, बल्कि वह तो एक माइनिंग कंपनी में काम करने वाला दुष्यंत शर्मा था। प्रिया ने विवान कोहली से प्यार का नाटक करना शुरू कर दिया। उसको कई बार कॉफी पर एक रेस्टोरेंट में बुलाती। दुष्यंत शर्मा भी ऐसे ही तैयार होकर आता जैसे कि वह करोड़ों का मालिक हो। प्रिया ने पूरी प्लानिंग कर ली और अपने बॉयफ्रेंड दीक्षांत कामरा को भी पूरी प्लानिंग समझा दी कि हम विवान कोहली को किडनैप करेंगे और उससे करोड़ों रुपए ऐंठ लेंगे। उन दोनों ने इस प्लानिंग में अपने दोस्त लक्ष्य वालिया को भी शामिल कर लिया। पूरी प्लानिंग होने के बाद 2 मई 2018 को प्रिया विवान कोहली यानी दुष्यंत शर्मा को एक रेस्टोरेंट में मिलने बुलाती है। दुष्यंत शर्मा अपने घर से पूरी तरह तैयार होकर अपने पिता की अल्टो गाड़ी लेकर निकल जाता है और घर वालों को बताता है कि उसे एक जरूरी काम है और वह प्रिया से मिलने एक रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है। उस रेस्टोरेंट में प्रिया भी आ जाती है। दोनों वहां पर बैठकर कॉफी पीते हैं, बातचीत करते हैं। कुछ समय तक बातचीत करने के बाद प्रिया दुष्यंत शर्मा यानी विवान कोहली को कहती है कि चलो मेरे अपार्टमेंट पर चलते हैं और दोनों प्रिया के अपार्टमेंट में आ जाते हैं। उनके प्लान के मुताबिक दीक्षांत कामरा और लक्ष्य वालिया पहले से ही उस अपार्टमेंट में मौजूद थे। जैसे ही दुष्यंत शर्मा उस अपार्टमेंट के अंदर जाता है तो दीक्षांत कामरा और लक्ष्य वालिया उसको पकड़कर उसके हाथ पैर बांध देते हैं और उसकी पिटाई करना शुरू कर देते हैं। वह लोग उसकी जेब से उसका फोन और उसका पर्स भी निकाल लेते हैं। उसके पर्स से उसकी आईडी और एक एटीएम मिलता है। जब वह लोग उसकी आईडी पर लिखा हुआ नाम पढ़ते हैं तो उनको और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उसकी आईडी पर नाम लिखा हुआ था दुष्यंत शर्मा। अब तक उनके लिए वह विवान कोहली था, लेकिन अब अचानक से उनके लिए वह दुष्यंत शर्मा कैसे हो गया। यह सब देखकर प्रिया को कुछ समझ में आ जाता है। वह लोग उसके फोन से उसका बैंक बैलेंस भी चेक करते हैं तो पता चलता है कि उसके अकाउंट में सिर्फ कुछ रुपए ही हैं। फिर उनको दुष्यंत शर्मा बताता है कि मैं कोई भी करोड़पति बिजनेसमैन नहीं हूँ और ना ही मेरा नाम विवान कोहली है, मैं तो सिर्फ प्रिया को इम्प्रेस करने के लिए झूठ बोल रहा था। गुस्से में वह लोग उसको फिर से मारते पीटते हैं और दुष्यंत से 10 लाख रुपए की डिमांड करते हैं। दुष्यंत उनको कहता है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है, तो वह दुष्यंत से उसके पिता के पास कॉल करवाते हैं और उनसे कहते हैं कि हमें 10 लाख रुपए दे दो वरना हम
इसको मार देंगे, तुम्हारे पास सिर्फ 20 मिनट का समय है। उसके बाद प्रिया ने दुष्यंत से उसके एटीएम कार्ड का पिन भी ले लिया और फिर तीनों मिलकर दुष्यंत को मारना शुरू कर देते हैं। पहले दीक्षांत ने दुष्यंत को गला घोटकर मारने की कोशिश की, इसके बाद उन्होंने उसके चेहरे पर तकिया रखकर भी उसको मारने की कोशिश की, लेकिन फिर भी वह नहीं मरा। यह सब देखकर प्रिया को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वह सीधा किचन में जाती है और एक चाकू उठाकर ले आती है और दुष्यंत की गर्दन पर 11 बार चाकू से वार करती है, जिससे दुष्यंत की वहीं पर मौत हो जाती है। इसके बाद यह तीनों दुष्यंत की लाश को बुरी तरह बिगाड़ देते हैं ताकि उसकी पहचान ना हो सके और उसकी लाश को एक सूटकेस के अंदर रखकर आमेर की पहाड़ी के पास डंप कर देते हैं। उनको दुष्यंत के पिता ने 3 लाख रुपए भेज दिए, लेकिन उन्होंने पहले ही दुष्यंत को मार दिया था। और जब प्रिया अपने साथियों के साथ जयपुर से फरार हो रही थी तो पुलिस वालों ने इन्हें गांधीनगर रेलवे स्टेशन के बाहर से गिरफ्तार कर लिया। प्रिया का जब इंटरव्यू लिया गया तो उसके चेहरे पर कोई भी सिकन नहीं थी। प्रिया ने उस इंटरव्यू में बताया कि वह अब तक 1000 से भी ज्यादा लोगों को लूट चुकी है। प्रिया ने एक बात और कही जिसको सुनकर हर कोई हैरान था। प्रिया ने कहा कि आप लोग इस बात पर इतना ज्यादा शोर क्यों मचा रहे हो? क्या यह देश में पहला मर्डर हुआ है? इन तीनों पर अभी कोर्ट में कार्रवाई चल रही है। प्रिया अभी जेल के अंदर बंद है, लेकिन दीक्षांत कामरा और लक्ष्य वालिया अभी बेल पर जेल से बाहर हैं। प्रिया ने भी अपनी बेल करवानी चाहिए, लेकिन कोर्ट ने उसकी बेल को खारिज कर दिया है। अगर प्रिया किन्हीं भी कारणों की वजह से जेल से बाहर आ जाती है तो पता नहीं वह कितने और लोगों की जिंदगी को बर्बाद कर देगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं द स्टोरी टीवी। धन्यवाद।